शेखावत, रावत, ये 360 प्रकार सुनो के। उनमें से सोलंकी, पवार, चौहान और परियार, इन चारों का वंश होता है कौन सा? अग्नि। आपने शायद रिकॉर्डिंग करी थी उसमें, यूट्यूब पे डाल रखी, आपने डाल दी ना? हाँ आपका नंबर मांगते हैं सब, दे दूं? हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के बंदे मांगते हैं इंडिया में। हाँ उस पे कि पूछने के लिए इनसे हाँ, तो वो सोलंकी होंगे, हाँ वही मांगते हैं। हाँ जी हाँ। तो ये 4 वंश होते हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश। और 4 इनमें से आपका अग्निवंश है। अग्निवंश में 4 ही राजपूत आते हैं, एक तो सोलंकी, एक पवार, एक चौहान, एक परियार, ये चारों का वंश होता है अग्निवंश। सोलंकी सोनू, नगर, पुनी, प्रमाण, उज्जैन, किचगढ़ परियार के आबूगढ़ आसीन। और सोलंकियों का जो निकास है, शुरुआत है, वह है गुजरात से। गुजरात से, हाँ मतलब चाहे पूरे भारत का कहीं का भी सोलंकी हो, मेन निकास हमारा गुजरात से। जननी जने अवतरे संकट परे न आय, अग्निकुंड उत्तम महेशो अग्निवंश का आय। सोलंकी माता सिरो ओ महिला मौसाल, कुल देवी खींवच कहें पितृबड़ो में चाल। और पुराने जमाने में जब हमारे पूर्वज, जब राजा महाराजा होते थे, वो जब युद्ध में जाते थे, युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी की पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद में विजय श्री का आशीर्वाद लेकर उसके बाद अपने हथियार उठा के जाते थे युद्ध में। तो राजपूतों में देवी की पूजा विशेष मानी जाती थी, और सभी राजपूतों की कुल देवी अलग अलग होती है। सोलंकियों की कुल देवी का नाम है खीवच माता। ये सोलंकियों की कुल देवी खीवच माता। इसका जो मंदिर है वो पूरा राजस्थान पार करने के बाद में गुजरात की सीमा पर जालोर जिला है। उस जालोर जिले में भीनमाल नाम की एक तहसील है, वहाँ पर आपकी भीनमाल तहसील है, और वही आपकी कुलदेवी खीवच माता का मंदिर है। उसको खीवच माता भी कहते हैं और क्षेमकारी भी कहते हैं, उसके 2 नाम। तो जीवन में कभी भी मौका पड़े तो एक बार कुलदेवी के जरूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अब तो कपना तो बहुत करे आए, तो हाँ बस गई थी पूरी बार, बहुत करे आए हैं। कई बार चले गए। तो जैसे घर में कोई समस्या हो, परेशानी हो, किसी का वंश नहीं चलता हो, उसको अपनी कुलदेवी पूजनी चाहिए, हो सके तो दर्शन करना चाहिए। और अगर आपका जाना भी नहीं होता है तो अपने घर में पूजा घर होता है, वहाँ पर तस्वीर घर में रखनी चाहिए और उसके पूजा पाठ करते रहना चाहिए। कोई शुभ कार्य के लिए जब घर से बाहर जाए तो अपनी कुलदेवी को याद करके नमन करके जाना चाहिए कि हे कुलदेवी, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें हमें सफलता दे दें। तो ये कुलदेवी जो है उसकी तस्वीर घर में रखनी चाहिए आपको। सोलंकी माता सिरो महिला मौसाल, कुल देवी खींवच कहीं पितृबड़ो में चाल। आदितान आबूनगर, पुनी, सोरू, रजदान, अनिलवाड़ा, पुरपाटन, लूनावाड़ा स्थान। और सोलंकियों की राजधानी थी सोलह। हमारी राजधानी थी जहाँ हमारे पूर्वजों ने राज किया था वो थी पाटन। पुराना नाम था उसका पुरपटन, पुराना प्राचीन नाम था पुरपटन, अब उसको पाटन कहते हैं जो गुजरात में है। और गोत्र आपका है भारद्वाज। कोई भी गोत्र होते हैं ऋषि मुनियों के नाम से होते हैं। किसी का त्रिगोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का वत्स गोत्र होता है। तो ये गोत्र सबके अलग अलग होते हैं। सोलंकियों का गोत्र है भारद्वाज। ये मतलब जैसे शादी ब्याह में जुट पड़ती है, या हम घर पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें गोत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो आपका गोत्र है भारद्वाज। ये गोत्र जो पढ़े थे वैसे भारद्वाज ब्राह्मण भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, लेकिन हमारा भारद्वाज गोत्र क्यों पड़ा था? क्योंकि एक भारद्वाज नाम के जो ऋषि थे उन्होंने आबू पहाड़ पर एक अग्नि होम यज्ञ किया था, और उसमें एक सोलंकी, एक पंवार, एक चौहान, एक परियार, 4 क्षत्रियों को लेकर अग्नि को साक्षी मानकर क्षत्रिय धर्म की शपथ दिलवाई थी। और सोलंकियों की तरफ से उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा आहुति दी, इसलिए आपका गोत्र भारद्वाज माना जाता है। फिर चौहानों की तरफ से वत्स ऋषि ने दी थी, तो चौहानों का गोत्र हो गया वत्स, तो किसी का त्रि, किसी का कश्यप, ये हो गया। फिर आदि में सोलंकी महाराज चालुक्य हुए थे। पहले हमें सोलंकी नहीं कहते थे, पहले हमें चालुक्य कहते थे। फिर उनके 16 राज्य होने की वजह से, 16 राज्य किले जीतने की वजह से हमारा नाम पड़ गया सोलंकी। और सोलंकियों की फिर 16 शाखाएं होती है। आप कभी एमपी में चले जाओ तो वहाँ भी सोलंकी है, वहाँ के हैं बीकू सोलंकी, वो बघेल सोलंकी, राजस्थान के बीकू सोलंकी, और या यूपी के भाल सोलंकी। तो भाल सोलंकी, बुरटिया सोलंकी, कलामोर सोलंकी, बीकू सोलंकी, सरवरिया सोलंकी, तातिया सोलंकी, बघेल सोलंकी, कालीचा सोलंकी, 16 प्रकार के होते हैं। आपके जो 84 गांव जो हैं ये भाल कहे जाते हैं। अच्छा, सही नाम हमारा भाल भी नहीं था,
हमारा सही और शुद्ध नाम था भान। वीर भान नाम के एक राजा थे, भाला चलाने में वो माहिर थे, होशियार थे। तो उनको भाले सुल्तान की उपाधि दे दी, भाले सुल्तान का खिताब दे दिया। तब से हमारा नाम भान से भाल पड़ गया, अपभ्रंश हो गया। सही शुद्ध नाम तो भान है, लेकिन वो भाले में तेज होने की वजह से, भाले में, हाँ, भाले में माहिर होने की वजह से मैं भाले सुल्तान का खिताब दिया। तब से हमारा नाम पड़ गया भान से भाल। फिर भाल वीर भानु का परिवार चला। फिर आगे चलने के बाद में एक महीप नाम के राजा हुए, उनके 7 बेटे हुए थे, राज सिंह, बीर सिंह, करण सेन, भीमसेन, सूरज सेन, शंकर सेन। तो पुराने जमाने में एक नियम होता था, जब किसी राजा के 2, 4, 5 बेटे होते थे तो राजा के मरने के बाद में बड़ा बेटा ही राजा बनता था। उसको बोलते थे उत्तराधिकारी पद, युवराज पद। आज भी जैसे कोई अपने जैसे कोई खत्म हो जाता है तो पाग पगड़ी बांधी जाती है, वो बड़े बेटे की बांधी जाती है। उस परंपरा को आज भी निभाते हैं। तो बड़े का महत्व होता था। और पहले पुराने ज़माने में राजाओं महाराजाओं के टाइम पर भाई में बराबर बंटवारे नहीं होते थे, उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता था और छोटे भाइयों को तो मर्जी से कुछ हिस्सा दिया जाता था। अब यहाँ क्या हुआ कि जो छोटे भाई थे उन्होंने आपस में बेईमानी कर ली, तो 6 भाई तो एक साइड में हो गए। और बड़े भाई का नाम था राज सिंह सोलंकी, उसको कोई हिस्सा नहीं दिया, जबकि बड़ा इकदार था। तो वो जो राज सिंह सोलंकी था वो बहुत ही संतोषी आदमी था। उसने अपने भाइयों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और पूरा राज काज धन दौलत जो भी था सब छोटे भाइयों को त्याग दिया, छोड़ दिया और द्वारकाधीश की तीर्थ करने को निकल पड़े। तो पुराने ज़माने में जब तीर्थ करने जाते थे तो पैदल ही आना और पैदल ही जाना, तो महीने 2-2 महीने उनको तीर्थ में लग जाते थे। कहीं रात को उनको अजनबी जगह भी रुकना पड़ता था। जब वो तीर्थ करके आ रहे थे तो गुजरात में एक राजधानी थी अनहिलवाड़ा, और वहाँ का राजा था सूर सिंह चावड़ा। उसके पास में वो पहुँचे वहाँ और उसको बोले कि भाई हमें यहाँ रात रुकना है। उस राजा ने उसका परिचय करा, भाई तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो। तो उसने अपना परिचय बताया, बोले जी सोलंकी राजपूत हैं और हम 6-7 भाई थे, लेकिन हमारे भाई ने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया और पूरा राजकाज धन दौलत जो भी था हमने छोटे भाई को त्याग दिया, छोड़ दिया और हम द्वारकाधीश की तीर्थ करके आ रहे हैं, रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। तो उस राजा ने बड़ा ताज्जुब किया, अफसोस किया, भाई कितना संतोषी आदमी है। भाई पुराने ज़माने में जो भी लड़ाई झगड़े होते थे और राजगद्दी के बारे में तो हुआ करते थे, राजपाट के पीछे होते थे, लेकिन ये कितना संतोषी आदमी है जिसने अपना राजकाज धन दौलत सब त्याग दिया। तो वो राजा बहुत दयालु राजा था। उस राजा की एक लड़की थी, उसका नाम था पंपावती। तो उसने राज सिंह को अपने पास में रोक लिया और अपनी पुत्री के साथ उसकी शादी कर दी और दहेज में अपनी राजधानी में से उसको 5 गांव दे दिए। भाई पहले यही दहेज होता था, ऊँट दे दिए, घोड़े दे दिए, हाथी दे दिए, जागीर दे दी 5-4 गाँव की। तो उसको अपनी राजधानी में से 5 गांव दे दिए, राज सिंह को अपने पास में रोक लिया और अपनी पुत्री पंपावती के साथ उसकी शादी कर दी। तो वो वहीं रुक गया। फिर उसके बेटा हुआ था मूलराज। तो ये मूलराज भी हमारे सोलंकी में 2 राजा हुए थे, मूलराज प्रथम और मूलराज द्वितीय। कई बार जैसे बालकन का जन्म होता तो पंडित लोग उसका नक्षत्र देखकर बताते हैं कि मूलन में हुआ। फिर उसके लिए कुछ वो बताते हैं कि मूल नक्षत्र भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक मूल तो ऐसा होता है कि वो परिवार के लिए भारी होता है, एक मूल में ऐसा होता है कि वो रिश्तेदारों के लिए भारी होता है, एक मूल का चरण होते हैं 4 या 5 चरण होते हैं। एक चरण ऐसा होता है कि वो भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, कोई ऐसा होता है कोई पूरे गांव के लिए। तो इस प्रकार से जो मूलन का होता है ना, 27 प्रकार के होते हैं मूल। 27 तो नक्षत्र होते हैं, 27 मूलों में फिर इनके चरण होते हैं। अच्छा। 5 चरण होते हैं। ये पर ज़्यादा तो पंडित लोग जाने इन चीज़ों को। तो मूलन में वो बालक भी फिर बचपन से उसके आसार नजर आ जाते हैं कि बचपन में जिद्दी होता है, क्रोधी होता है, स्वभाव उसका शुरू से ही। और बड़ा होने के बाद वो प्रसिद्धि पाता है, फेमस होता है। अब प्रसिद्धि पाने के 2 तरीके हैं भाई, या तो अच्छा काम करके या बुरा काम करके। हाँ। या तो इतना बड़ा गुंडा डकैत बन जाए जिसको दुनिया जानने लग जाती है, पहचान हो जाती है उसकी, या फिर वो अच्छा काम करके नाम कमाता है। जानकारी या तो अच्छे में हो या बुरे में हो, तोल में हो न जानकारी। हाँ। या तो बुरे से बुरा हो। हाँ, बुरे होने में टाइम कम लगता है, या फिर अच्छे से अच्छे बनने में टाइम ज़्यादा, अच्छे बनने में टाइम लगे। हाँ जी। इसने क्या किया, अपने जो नाना मामा थे, जो पूरी राजधानी थी अनिलवाड़, उसको नाना मामा को मारकर पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया। ठीक। हमारे वो नंसार वालों के लिए बड़ दुखदाई हुआ। आप जानते हो गिंजाराम सिंह जानते? हाँ जानो, वो अच्छे बदमाश है हमारे गाँव के। नाम करके वो वीर नारायण उर्फ बेधड़क। बेधड़क। हाँ।
अच्छा नाम करके अच्छा। फेमस हो गए। हाँ एक आपके मोहर सिंह थे खुर्जा के, हाँ हाँ वो भी फेमस रहे। फेमस है। हाँ, तो उन्होंने पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया, मुगल राज्य। अब क्या था कि ये जो करने के बाद में भाई बाप तो कितना संतोषी था, जिसने अपना राजकाज भाई को दे दिया, कितना संतोषी था। बेटा ऐसा हो गया, उसे नंसार वालों को नहीं छोड़ा। कब्जा कर लिया। भाई भले के बुरे होते हैं, बिगड़ जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के पहला भय उग्रसेन के कंस, हाँ कि जिनके माँ बाप भले होते हैं औलाद बिगड़ जाती है। औलाद बिगड़ गई। तो उसने पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर यहाँ से उनका परिवार चला। फिर भीमदेव जी हुए थे, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर, ये भी हमारे भारत का 12 जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये भी अपने गुजरात में है। ये भीमदेव जी सोलंकी ने बनवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपना जो ये 100 का नोट चला है, नोटबंदी के बाद में जो 100 के नोट के पीछे एक महल सा बना हुआ है, उसको बावड़ी कहते हैं, बाव। उस पर लिखा है रानी की बाव। ये हमारे सोलंकियों की रानी का ही है वो महल। तो वो तो उसमें तो वो नाथी थी, 5-4 मंजिला है वो। बाथरूम मानो उसका, बावड़ी मानो। तो रहने वाला महल पता नहीं कैसा होता होगा। तो ये भी हमारे सोलंकियों के लिए बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि सोलंकियों की इमारत को भारतीय मुद्रा पर स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद में और भी कई राजा हुए। राजा तो पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे, लेकिन इतिहास में गिने चुने राजाओं का लेखा जोखा मिलता है, जो कोई पराक्रमी होता है जिसमें किसी प्रकार की विशेषताएं होती है। फिर आगे चलने के बाद में सिद्धराज जयसिंह जी हुए। ये हमारे सोलंकी खानदान के सबसे लंबा शासन करने वाले बुद्धिमान राजा हुए थे, महाप्रतापी राजा हुए थे। पुराने ज़माने में क्या था, चौहान भी राजा थे, राठौड़ भी थे, पवार भी थे, तंवर भी थे। सबके अलग अलग राज्य होते थे, उनको रजवाड़ी बोलते थे। और राजा आपस में आक्रमण करते थे, उसके राज्य को छीन लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे, उसको साम्राज्य विस्तार कहा करते थे। अब क्या था कि ये जो सिद्धराज जयसिंह जी जो थे, तो उन्होंने इधर जैसे चौहान थे तो चौहानों से रिश्तेदारी बना ली, एक रानी चौहानों की ले, इधर राठौड़ थे राठौड़ों की ले, इधर पवार थे पवारों की ले। 10 रानियाँ थी उनकी, और 10 रानी जो लाए वो अलग अलग राजपूतों की लाए। तो पड़ोसी राजाओं से रिश्तेदारी होने की वजह से फिर किसी ने उन पर आक्रमण नहीं किया। इधर निकल गए चौहानों के मेहमान, इधर निकल गए तो पवारों के मेहमान। जिस साइड में निकल गए उधर उनका स्वागत ही हुआ, तो वो आपस में लड़ते रहे, इसलिए इनका शासन सेफ रहा। तो इनका शासन हमारे सोलंकी खानदान में सबसे लंबा शासन करने वाले महाप्रतापी राजा माने जाते हैं। अब क्या था कि इन 10 रानियों से जो पुत्र हुए, भाई एक रानी से 2 भी हो गए तो 10 रानी से 20 हो गए। वो गुजरात से निकल कर पूरे भारत में विस्तार हुआ। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, उसमें आपका खानदान चलता है। फिर एक रानी से जमुना बान हुए, और जमुना बान के बेटे हुए थे विजयपाल, सारंगदेव, वीर सिंह, पृथ्वी सिंह, संग्राम सिंह। तो बड़ा बेटा था वो, उसका राजतिलक हुआ। तो बड़ा बेटा तो अनिलवाड़ का, उसको तो गुजरात का शासन मिल गया। छोटा बेटा था सारंगदेव, ये पृथ्वीराज चौहान की सेना में भर्ती हो गए। तो आज जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 सेनाएं होती है। तो राजा महाराजा के टाइम पर भी 3 सेना होती थी, हाथी पर चलने वाली सेनाएं, घोड़े पर चलने वाली, पैदल चलने वाली। तो सबसे ताकतवर सेनापति का माना जाता था। तो सारंगदेव जी पृथ्वीराज चौहान की सेना में सेनापति थे। उनको सेनापति को पहले धवल कहते थे। 8 धवल, 100 सूरमा, 16 सामंत उनकी सेनाओं का भाग था। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, एक राजकुमारी थी स्वयंगिता, उसका अपहरण कर लाए थे। उसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौड़ के बीच में कन्नौज में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सारंगदेव जी सोलंकी शहीद हो गए, वो मारे गए। तो आज जैसे मिलिट्री में शहीद हो जाता है, सरकार उसको रुपए, पैसे, नौकरी, जमीन जायदाद देती है, तो उसको पृथ्वीराज चौहान ने ककोड़ की जागीरी दी थी, इसलिए वो गुजरात से ककोड़ आए। तो आपको 800 साढ़े 800 के लगभग साल हो गए गुजरात से यूपी में आए हुए। सबसे पहले वो ककोड़ आए। तो आपका निकास पहले गुजरात से माना जाता है, फिर हमारा निकास माना जाता है ककोड़ से। फिर ककोड़ आने के बाद में ये 150 गाँव की लगान लेते थे। लगान का मतलब जैसे टैक्स वगैरह। अब क्या था कि जैसे जैसे इनका परिवार बढ़ता गया, उन्होंने अपने अपने गांव बांट लिए। आगे चलने के बाद में इनके 5 बेटे हुए, हीरा सिंह, वीरपत सिंह, भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह। तो हीरा सिंह जी बड़ा बेटा था, ये ककोड़ पे रहा मेन गद्दी पर। वीरपत सिंह जी को 5 गांव दिए, चोला, छचोला, चचोई, भोरावास, मदनपुर। वीरपत सिंह जी को 5 गांव दिए, और भूरी सिंह जी को 5 गांव दिए, कोटड़ा, खड़ुपरा, लड़ुकी, भगवानपुर, कनेनी। और श्याम सिंह जी को 5 गांव दिए, दस्तूरा, खबरा, खानपुर, दाऊदपुर, कादलपुर। और राम सिंह जी को 5 गांव दिए थे, भदोरा, अख्तियारपुर, कमालपुर, मधुपुरा, कपना। ऐसे 5-5, 4-4 गांव उनके आपस में बांटे गए।
तो अब आपका जो गांव आता है वो आता है राम सिंह जी के बेटे बेटे मंगत साहिब जी, मंगत साहिब जी उन्हीं का गांव है ये, यहाँ से चले हमारा गाँव, यहाँ से चला। हमारा गाँव उसका है। हाँ जी। फिर मंगत साहिब जी के आने के बाद में इनका पोता मिलक सिंह वो गंगा नहाने गया था, इधर चोला चौकी से उदय हुए कच्चा रास्ता हुआ करता था कोई पहले। जब वो वापस आए तो चोला गांव था मेहू का, वहाँ मेहू मुसलमानों का था चोला गांव पहले, और कुछ चचोई के सोलंकी आके वहाँ बस गए। हाँ, तो ये जो कपना वाले जब गंगा नहा के आए तो इन चचोया सोलंकी के पास में विश्राम करने के लिए, पानी पीने के लिए, हुक्का पीने के लिए रुक गए। आपस में बातचीत हुई, बोली जी आप कहाँ के हो? बोले हम कपना के हैं और इस प्रकार से हम गंगा नहा के आ रहे हैं। तो तुम बोले हम चचोई के हैं, यहाँ बस गए लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमारी गाय भैंस चो लेते हैं, ये में हमसे लड़ाई झगड़ा होता है। तो बोले भैया ऐसा है और तुम यहाँ जाओ तो हमें बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तब मिलक सिंह जी बोले जी मैं एक शर्त पे आ सकता हूँ। भाई आज से 600 साल पहले कोई ज़मीन की कदर नहीं थी, कीमत नहीं थी। उस जमाने में भी उनकी लालसा ज़मीन पर ही थी। बोले एक शर्त पे आ सकता हूँ, अगर मुझे आप 3 हिस्सा दो तो मैं आ जाऊँ। चोले का जो ज़मीन ज़्यादा था उसमें तीन हिस्सा में मुझे दो तो मैं आ जाऊँ। बोले जी ज़मीन बथेरी पड़ी है, तुम तो आ जाओ यहाँ। भाई ज़मीन की कोई वो नहीं थी पहले। हाँ, पहले कहाँ पूछती। हाँ, तो वो फिर वहाँ गए, फिर यहाँ से कपना से मिलक सिंह जी, फिर उन्हें मैं उनसे लड़ाई झगड़ा किया, फिर वहाँ से भगाया उनको, फिर जगह खाली करवाई, फिर उसका बंटवारा हुआ, उसमें 3 हिस्सा तो मिलक सिंह को दिया और चौथाई का हिस्सा चचोया खानदान को मिला। तो आज भी ऐसे ही है, चोले का जो रकबा है उसमें 3 हिस्से पर तो कपना वाले रहते हैं और चौथाई के हिस्से पर चचोया खानदान रहते हैं। फिर ये जो फिर मंगल साहिब जी का एक का तो वहाँ चला गया, तो 3 हिस्सा तो वो और ये पूरा गांव, इनके सबके बाबा मंगल साहिब जी हैं, उन्हीं का खानदान है। फिर उनके एक के दो के नौर शोर बढ़ते बढ़ते ये पूरा गांव मंगल साहिब जी का है। उसमें फिर आपका खानदान हकीम जी के खानदान में आ जाता है, आपका हकीम जी का खानदान बोला जाता है। इसमें क्या था कि कितनी पीढ़ी याद है आपके बाबा का? तो क्या नाम था? मास्टर राजवीर सिंह। और उनके पिताजी? नहीं तुम बताना। शिवलाल सिंह, शिवलाल। शिवलाल। अच्छा, और शिवलाल सिंह जी के पिताजी? इंसाराम, हाँ, और इंसाराम के पिताजी? वहाँ से आ गए ना, आरामी सिंह। आराम सिंह, हाँ, आराम, और आरामी सिंह के पिताजी थे महाराज सिंह। महाराज सिंह, महाराज सिंह के पिताजी थे हिम्मत सिंह, फिर उनके पिताजी लास्ट में हाँ, मेरे मंगल साहिब जी से एक जुड़े। आपने बना रखी है, मैं काफी में लिख रखे हैं। हाँ, वो बना के दिया था। बना के दिया आपने। फिर महाराज सिंह जी के गोड़ भोज सिंह जी की बेटी केला, जिनके बेटे आरामी सिंह, गोपाल सिंह, कल्लू सिंह और बेटी शोभा, और बेटी पन्नीर, बेटे आशा और कन्हैया। तो ये महाराज सिंह जी के बेटे हुए थे 3 और बेटी हुई थी 4, 7 हुए। सबसे बड़े थे आरामी सिंह। आरामी सिंह जी का जड़ोली कुटवाई गांव की, ये कुटवाई भय थे। मुखराम सिंह जी की बेटी सुंदरी नाम था, जिनके बेटा इंसाराम, राम प्रसाद, शेर सिंह और दौलत राम, हरि सिंह, अमरती, फूलवती, गंगा। इनके हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो इनमें सबसे बड़े इंसाराम सिंह जी का आंजनी गांव की, देशमुख सिंह जी की बेटी शोभा, ये आंजनी में आई थी। तो जिनके बेटा शिवलाल सिंह सबसे बड़े, फिर किरोड़ी सिंह, फिर करण सिंह, फिर नार सिंह और बेटी पद्मा और प्रेमवती और हुक्म और चमेली। इनके इंसाराम जी के 1 2 3 4 बेटे 4 बेटी, 8 हुए। उसमें शिवलाल सिंह जी में तो आपका खानदान आ जाता है। शिवलाल सिंह जी के तो अकेले हमारे पिताजी, हाँ, शिवलाल सिंह जी का क्या, अकेले राजवीर सिंह, बिल्कुल। और एक वो होंगी कि- कौशल। हाँ, नहीं वो तो है आगे। और किरोड़ी सिंह में कौन आ गए? भाई शिवलाल सिंह जी में तो आपका परिवार आ गया, हाँ, और किरोड़ी सिंह में ये आ गए। करोल इसी में याद होंगे हमारे हकीम जी, सुरेश हकीम जी, हाँ, ये 1 मिनट देखे मुझे। सुरेश हकीम जी आ रहे होंगे उसमें। धर्मपाल मंगल सिंह और ये। देखो किरोड़ी सिंह जी के वही पीताम्बर सिंह और सुखपाल और धर्मपाल, मंगल मेघराज, हाँ, उन्हें पहुंच गए हम। ये आ गए। और उनसे छोटे थे करण सिंह। करण सिंह का तो शायद वंश नहीं चला। इनके हाँ, तो वो नावल तो दे नावल थे। फिर आ गए नार सिंह। हाँ, हाँ, नार सिंह कौन आ गए? ये हमारे बाबा ये भी
है ना। हाँ, ये छोटे इनके ये रणवीर सिंह और फतेह सिंह। रणवीर सिंह फतेह ये है। तो शिवलाल सिंह जी का जयसवानी फरेदा गांव की लोका सिंह जी की बेटी जस कंवर, फिर ये खत्म हो गई थी। हाँ फिर इन्हें दूसरी शादी करी, दूसरी जयसवानी शाजापुर गांव की निहाल सिंह जी की चंपा, इनके भी बच्चे नहीं हुए। चंपा के भी कोई नहीं हुआ, और जो पहली फरेदा से थी उसके भी कोई नहीं हुआ। फिर तीसरी शादी करी मेहपे से, मायपे से। तीसरी बरगली मेहपे गांव की बीके सिंह जी की बेटी दुर्गा, जिनके बेटे मास्टर राजवीर सिंह जी और भागवती, और बेटी तेजो उर्फ कुशल, हाँ तेजा भी नाम था उसका, दो नाम थे, हाँ, कौशल। कौशल कौशल और तेजो भी नाम था उसका। फिर राजवीर सिंह जी का जयसवानी फरेदा गांव की ठाकुर जसवंत सिंह जी की ब्रह्मा, तो जसवंत सिंह जी आपके नाना का नाम है। हाँ सबसे बड़े तो विक्रम सिंह जी, एक विक्रम सिंह जी हुए। हाँ हमारे भाई। फिर रामवती, फिर प्रकाश सिंह जी, फिर कांति, फिर हरवीर सिंह जी, फिर किरणपाल सिंह जी, फिर मैना और इंद्रजीत सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई बहन हुए। फिर तीसरी शादी से, हाँ तीसरी शादी से। हाँ, फिर प्रकाश जी का जड़ोनी रामगढ़ की हरि सिंह जी की बेटी बीरवती, जिनके बेटा योगेंद्र सिंह और उर्फ योगेंद्र उर्फ योगेश और गुड्डन, और बेटा मनीष कुमार। तो योगेश का जन्म है 1979 और गुड्डन का है 26 मई 1986 और मनीष का है 30 मार्च 1988 और एक रजनी और है। और रजनी का जन्म है 7 जनवरी 1990। फिर योगेश के चौहान चिड़सनी, खास जिला फिरोजाबाद छोटी है, की एक दो महीने। ठाकुर मुन्ना लाल सिंह जी की उमा, जिनके बेटा शिवम और बेटा हर्ष। और मनीष के चौहान चमकरी जिला एटा की अर्जुन सिंह जी की पूजा, जिनके बेटा 46 को है खड़क सिंह उर्फ प्रतीक और देव उर्फ गुन्नू। और फिर राजवीर सिंह जी ने कमरा पक्का ईंटों का बनवाया दक्षिण मुहाना जून 1980 में, 45 साल पहले। कौन सा वो उधर वाला अंदर वाला है। जहाँ पुराने घर पुराना थे। जो है। उसको 45 साल हो गए। हाँ महाशय दीप सिंह जी के कमरे से पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में। 15,000 रुपये लगे। फिर ठाकुर आराम सिंह जी नाम लिखा में रुपया कंठा चांदी का दिया, खीर बुरा पूड़ी जमाया भगवंत सिंह राय को, ये हमारे प्रभाव आए थे। दूसरा नाम लिखा में रुपया चादरा गाड़ी का दिया, अचकन सफ़ेद रंग की दिए, क्या दिया क्या लिया क्या खाया, फिर मलिदा खिलाया और गुड़ का भेला दिया, चादरा कोट कुर्ता साफा मलमल का दिया, यहाँ तक लिखा। फिर प्रकाश जी ने बुद्ध विहार फेज 2 श्याम कॉलोनी में निवास किया सन 1985 में, मकान नंबर A/48 A/25 दिल्ली 86 में। फिर ठाकुर प्रकाश जी ने मनीष गुडन के उमा शिवम के प्रति के नाम लिखा, रुपये 5100 दिए, पैंट शर्ट साड़ी दिए। राय हरि सिंह को 8 मई 2011 में दिल्ली में मनीषा भोजन करवाया। फिर प्रकाश जी ने पोता देव के नाम लिखा, रुपये 5100 दिए, पैंट शर्ट साड़ी दिए 2015 में। 3-4 बार जाया मैं आपके वहाँ से। हाँ फिर हरवीर सिंह जी का बरगली मोहम्मदपुर केरी की, बरगला है ना ये तो? मोहम्मदपुर केरी, हाँ इसका आपका यहाँ इसमें चलता ऊपर भग रही है। विजय ठाकुर विजयपाल सिंह जी की रामेश्वरी देवी, शादी हुई 3 मार्च 1987 87। हाँ तो 38 साल हो गया आपकी शादी, 38 वर्ष। साल हो गए। हाँ। फिर देवेंद्र का जन्म है 7/12/1989 और अमित का है 31/5/1993 और सोनू उर्फ डेनी, डेनी भी नाम है 20/11/1995। और देवेंद्र जी के जाइस मेघराज सिंह जी की बेटी पूजा, घनश्याम सिंह जी की पोती, जन्म तिथि का एक पास ना हो गांव मोजी का नगला मथुरा की की, ना हो तो। और शादी हुई 29 जनवरी 2019 को। हाँ किसकी? दर्शन की। देवेंद्र की 29 जनवरी 2019 को शादी हुई थी। 19 में। फिर हरवीर सिंह जी ने E58 कालू कॉलोनी बुद्ध विहार फेज 2 दिल्ली में निवास किया सन 1985 में, जो पुराना मकान। हाँ फिर ठाकुर हरवीर सिंह जी ने बेटे देवेंद्र अमित के नाम, डेनी के नाम 3100 रुपये, बेड शीट, तकिया कवर, पैंट शर्ट दिया, रसोई खीर पूरी अचार इत्यादि खिलाए। बुद्ध विहार 8 मई 2011 में।
फिर ठाकुर हरवीर सिंह जी ने दोबारा में रुपये 2165 दिए। फिर तिवारा गए